परावैद्युतांक, परावैद्युत सामर्थ्य, धारिता, फैराड इत्यादि कुछ ऐसे भौतिक शब्दावलियां हैं जिनसे संबंधित बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना होती है। तो आज के क्लास में हम लोग 12वीं के भौतिकी का दूसरा अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का परिभाषा से संबंधित दूसरा क्लास करेंगे। सुप्रभात, आप सभी विद्यार्थियों को मैं राजीव रंजन पूरे टॉप ट्यूटोरियल की ओर से पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाने जा रहा हूं परावैद्युतांक। देखिए, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है ये आप पिछला क्लास में देख चुके हैं। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि परावैद्युत पदार्थ क्या है आप ये जानते हैं। अगर आपको ध्यान में नहीं है, आप भूल गए हैं, तो प्लेलिस्ट पर जाइए और इस टॉपिक से रिलेटेड इसके ठीक पहले वाला वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस परावैद्युत पदार्थ का वह सतह जो बाहरी विद्युत क्षेत्र के तरफ है, उधर वाले सतह पर धनात्मक आवेश और ठीक विपरीत तरफ वाले सतह पर ऋणात्मक आवेश बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में पैदा हो जाता है। तो चलिए मैं पहले फिगर को यहां दिखलाता हूं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं कि परावैद्युत पदार्थ का बना हुआ यह एक वस्तु है। ये मैंने मान लिया कि परावैद्युत पदार्थ का बना हुआ यह एक वस्तु है। ये देखिए इस प्रकार का। तो यह घनाभ के आकार का परावैद्युत पदार्थ का बना हुआ एक वस्तु है। इसका आकार प्रकार कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरह का हो सकता है। और अब इसमें मान लेते हैं कि इस प्रकार से बाहरी विद्युत क्षेत्र इससे होकर गुजर रहा है, या कह सकते हो कि एक बाहरी विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक परावैद्युत पदार्थ का बना हुआ वस्तु को रख दिया गया है। ये देखिए। तो आप जैसा कि जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह किसी भी वस्तु से होकर गुजर जाता है, कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकता है। तो ये मैंने मान लिया कि बाहरी विद्युत क्षेत्र है, इसको मैंने एक नाम दे दिया E0। ये E0 मैंने इसका नाम दे दिया। तो देखो, चूंकि यह परावैद्युत पदार्थ है, तो जैसा कि पिछला क्लास में हमने बतलाया था कि जब यह किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में पड़ा हुआ रहेगा तो इसका इधर वाला सतह, ये वाला सतह जो विद्युत क्षेत्र की दिशा के तरफ है, तो ये वाले सतह पर धनात्मक आवेश, इस तरह से ये वाले सतह पर धनात्मक आवेश पैदा हो जाएगा और उसके बराबर मात्रा में लेकिन बिल्कुल विपरीत प्रकृति का ऋण आवेश पैदा हो जाएगा ठीक पीछे वाले सतह पर। यानी कि यहां पर मान लेते हैं प्लस क्यू पैदा हुआ, तो यहां पर पैदा हुआ माइनस क्यू आवेश। तो देखिए, आप ये बात पढ़ चुके हैं कि आवेश अपने आसपास के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र पैदा करता है और विद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक आवेश से बाहर निकलता है और ऋणात्मक आवेश के तरफ जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस सतह पर धनात्मक आवेश है
और ये वाले सतह पर ऋणात्मक आवेश है। तो इस सतह और इस सतह के बीच इन दोनों आवेशों के कारण एक और विद्युत क्षेत्र पैदा होगा जो यहां से चलकर इस दिशा में जाएगा, यानी धन आवेश से ऋण आवेश के तरफ जाएगा। कुछ आप इस प्रकार से मान सकते हैं, ये इस प्रकार का ऐसा ये विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। इसको कहा जाता है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। इसका संकेत होता है I फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो देखिए ऐसा है कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है उसका मान सदैव इस बाहरी विद्युत क्षेत्र के मान से कम होता है। यानी कि अगर दोनों के बीच एक संबंध लिखना है दोनों के परिमाण के बीच में, तो यहां पे आप स्पष्ट कह सकते हैं कि E0 का मान बड़ा होगा इस EI से। बात समझे? तो परावैद्युत पदार्थ जब किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में है तो इस तरह से बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उसके अंदर एक अलग विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अब जरा इस पदार्थ के अंदर आप ध्यान से देखिए, इस क्षेत्र में एक नहीं बल्कि दो विद्युत क्षेत्र है। एक है दाहिना तरफ, दूसरा है बायां तरफ। यहां पे अभी तुरंत मैंने समझाया कि बाहरी विद्युत क्षेत्र का मान बड़ा है, अंदर वाला जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है इसका मान कम है। अगर एक उदाहरण भी साथ में लेते चले और मान ले कि इस बाहरी विद्युत क्षेत्र का मान 50 न्यूटन पर कूलम्ब है और इस अंदर में जो विद्युत क्षेत्र प्रेरित हुआ है उसका मान 20 न्यूटन पर कूलम्ब है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और आप जानते हैं कि दो सदिश अगर विपरीत दिशा में हो तो दोनों का मिला जुला प्रभाव उस दिशा के तरफ होता है, उस सदिश के तरफ होता है जिसका परिमाण ज्यादा है। तो यहां 50 न्यूटन पर कूलम्ब है बाहरी विद्युत क्षेत्र का और प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण 20 न्यूटन पर कूलम्ब है, यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र का मान बड़ा है। तो स्वाभाविक है कि इसका और इसका जो मिला हुआ प्रभाव होगा या जो मिला जुला प्रभाव होगा वह प्रभाव होगा कुछ इस दिशा में, वो प्रभाव होगा कुछ इस तरफ, ये इस दिशा में होगा, ये बाहर की तरफ होगा, ये बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा के तरफ होगा। और यही हो गया इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर का कुल विद्युत क्षेत्र। क्या इसको कहेंगे? परावैद्युत पदार्थ के अंदर का कुल विद्युत क्षेत्र। एकदम भौतिकी की भाषा में कहें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र। इसका संकेत दे देते हैं ER, R फॉर रिजल्टेंट। अच्छा यहां नजर नहीं आ रहा है तो इसको देख लीजिए, मैं ऊपर में लिख देता हूं, ये ER हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र। आप खुद सोचिए इस ER का मान कितना होगा, तो ER का मान हो जाएगा ना 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 न्यूटन पर कूलम्ब। तो यहां पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि ER का मान छोटा होगा इस E0 के मान से। तो देखो मैंने यहां पे जो समझाना चाहा उसका निष्कर्ष क्या निकलता है उस चीज को समझिए। जब आप एक परावैद्युत पदार्थ को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उस परावैद्युत पदार्थ के अंदर का कुल विद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र के दिशा के तरफ होगा, लेकिन उसका मान बाहरी विद्युत क्षेत्र के मान से कम हो जाएगा। बात समझे? अब ऐसा कीजिए कि इस बाहरी विद्युत क्षेत्र
और इस परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। सिर्फ परिमाण का ही अनुपात निकालेंगे, यानी इस E नॉट को भाग दे दीजिए इस ER के साथ, तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, कोई ना कोई संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहां पे जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका संकेत K देते हैं, और यही K कहलाता है इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। क्या कहलाएगा? परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक का परिभाषा क्या हुआ? परावैद्युत पदार्थ को जब किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो बाहरी विद्युत क्षेत्र का परिमाण और परावैद्युत पदार्थ के अंदर के कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। देखिए, मैंने आपको जो परिभाषा समझाया वो यहां पे लिखा गया है। ये देखिए, एकदम वही परिभाषा लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संधारित्र। देखिए, वैसे संधारित्र के बारे में अगर कहा जाए तो यह अपने आप में खुद एक चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी के किताब में इसको विद्युत धारिता के साथ जोड़कर एक ही चैप्टर में रखा गया है। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग अपने मकान में पानी को जमा रखने के लिए छत के ऊपर में टंकी लगाते हैं, टंकी का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से आवेश को जमा करने के लिए जिस विद्युतीय उपकरण का उपयोग करते हैं उसे संधारित्र कहते हैं। क्या मैंने समझाया? अगर आप अपने घर में पानी को जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? छत पर एक बड़ा सा टंकी बनाते हैं या मार्केट से लाकर टंकी को लगा देते हैं। उस टंकी का काम क्या है? पानी को जमा करना। तो कह सकते हो कि टंकी एक ऐसा उपकरण है, उपकरण कहो या फिर एक बर्तन ही मान लो, एक ऐसा बर्तन है जिसका उपयोग होता है पानी को जमा करने के लिए। तो उसी तरह से आवेश को भी तो जमा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आवेश को जमा करने के लिए हम जिस विद्युतीय उपकरण का उपयोग करते हैं उसी विद्युतीय उपकरण को कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र का क्या परिभाषा हुआ? वैसा विद्युतीय उपकरण जिसका उपयोग आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है उसे ही कहते हैं संधारित्र। देखिए, मैंने आपको जो परिभाषा संधारित्र का यहां पे बतलाया वो यहां पे लिखा गया है। ये देखिए, सेम परिभाषा यहां पे लिखा गया है। अब मैं संधारित्र के बारे में थोड़ा सा अलग से व्याख्या कर रहा हूं। देखिए, अब अगर कोई ये पूछ दे कि संधारित्र को कैसे बनाएंगे, मालूम है संधारित्र को बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, एकदम आसान काम। मालूम है कैसे बनता है? कुछ नहीं करना है, दो अलग अलग धातु का वस्तु को ले आइए, छोटा लाइए बड़ा लाइए फर्क नहीं पड़ता है, एक प्रकार एक ही तरह का लाइए अलग अलग तरह का लाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस धातु का बना हुआ दो वस्तु को ले आइए और दोनों को एक दूसरा से काफी कम दूरी पर रख दीजिए। वही दोनों वस्तु का जो संयोजन हो गया या दोनों वस्तुओं के मिलने से जो निकाय बन रहा है उसे ही संधारित्र कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा है ये। देखिए, मान लेते हैं
कि आपने यहां पर इस जगह पर आपने लोहा का एक वस्तु को रख दिया और मान लेते हैं कि इस प्रकार से आपने यहां तांबा का एक वस्तु को रख दिया। तो अब इस दोनों वस्तु के मेल से जो निकाय बना, या कह सकते हो दोनों वस्तुओं को एक साथ जब हम प्रयोग में लाएंगे तो इसे ही कहेंगे संधारित्र। देखने में बड़ा विचित्र लगता है, क्या इतना आसान है संधारित्र? हाँ, इतना आसान है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली उपयोग के लिए थोड़ा सा एक विशेष आकार रखते हैं, एक विशेष दूरी रखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर इसका बेसिक परिभाषा पर जाएं तो बस यही संधारित्र हो गया। दोनों का आकार प्रकार एक तरह का भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। दोनों एक ही धातु का भी हो सकता है, अलग अलग धातु का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यही कहलाएगा संधारित्र। समझे? अब देखिए इसका तरीका क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। धातु का दो प्लेट है, प्लेट को यहां हिंदी में भौतिकी में लिखा गया है पट्टिका। तो भौतिकी का किताब में हिंदी में आपको पट्टिका मिलेगा, इंग्लिश में प्लेट कहते हैं, हिंदी में भी प्लेट आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आवेश को संचित करने का एकदम सीधा सा तरीका है। एक पर आप धनात्मक आवेश को संचित करते जाइए और एक पर ऋणात्मक आवेश को संचित करते जाइए बराबर बराबर मात्रा में। जब आप अपने छत पर कोई टंकी बनाते हैं तो टंकी बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं? आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उसका आकार ऐसा बनाया जाए जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी जमा हो सके। तो उसी प्रकार से जब हम कोई संधारित्र बनाते हैं या उसको उपयोग में लाते हैं तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके। और किसी संधारित्र पर ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित करने के लिए जरूरी है कि एक पर आप जितना मात्रा में धनात्मक आवेश डालें, दूसरा पर उतना ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश डालें। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किस पर धनात्मक आवेश डालेंगे और किस पर ऋणात्मक आवेश डालेंगे। अगर आपको मन करे तो आप इस पर डाल दीजिए धनात्मक आवेश और इस पर डाल दीजिए ऋणात्मक आवेश। अगर आपको मन करे तो इस पर ऋणात्मक आवेश और इस पर धनात्मक आवेश डालिए। बात एक ही है, एक ही तरह से काम करता है दोनों। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बात अब भली भांति समझ चुके हैं कि संधारित्र में दो धातु का प्लेट होता है। ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित करने के लिए जरूरी है कि कोई एक प्लेट पर धनात्मक आवेश डाले और कोई दूसरा प्लेट पर उतना ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश को डाले। आप कोई पर भी धनात्मक कोई पर भी ऋणात्मक डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, संधारित्र के जिस प्लेट पर हम लोग धनात्मक आवेश को डालेंगे उसे कहेंगे संधारित्र का धनात्मक प्लेट, और संधारित्र के जिस प्लेट पर हम लोग ऋणात्मक आवेश को डालेंगे उसे कहेंगे संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट। एक मैं अलग से फिगर यहां बनाता हूं। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि यह संधारित्र का एक प्लेट है और ये मान लेते हैं कि संधारित्र का दूसरा प्लेट है। आपको मन किया कि मैं इस प्लेट पर +5 माइक्रोकूलाम्ब का आवेश रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए। तो बेहतर होगा कि इस प्लेट पर -5 माइक्रोकूलाम्ब का आवेश रखें। तो ऐसा करने पर यह धनात्मक प्लेट कहलाएगा, यह ऋणात्मक प्लेट कहलाएगा। लेकिन अगर आपका इच्छा करे कि नहीं हम ऐसे आवेश को नहीं रखेंगे, मैं इस पर +3 माइक्रोकूलाम्ब का आवेश और इस पर -3 माइक्रोकूलाम्ब का आवेश रखूंगा, तो यह भी सही है। बस इस बार यह कहलाएगा संधारित्र का धनात्मक प्लेट और ये वाला कहलाएगा संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट। यानी धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट उसके बनावट से संबंधित नहीं है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि तत्काल आप किस पर धनात्मक और किस पर ऋणात्मक आवेश रख रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको
जो यहां पर बात बतलाया वही यहां अगला दो परिभाषा में मौजूद है। संधारित्र का धनात्मक प्लेट, संधारित्र के जिस प्लेट पर धनात्मक आवेश को संचित किया जाता है उसे संधारित्र का धनात्मक प्लेट कहते हैं। संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट, संधारित्र के जिस प्लेट पर ऋणात्मक आवेश को संचित किया जाता है उसे संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट कहते हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट है संधारित्र का आवेश। देखिए, अगर मैं आपको ये कह दूं कि किसी संधारित्र पर कुल आवेश का मान सदैव ही शून्य होगा, तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आप देखिए, मैं सही कह रहा हूं। जैसे कि आप यहां इस पर +3 माइक्रोकूलम्ब का आवेश रखें तो इस पर -3 माइक्रोकूलम्ब का आवेश रख दिए हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के टोटल आवेश निकाल लीजिए, यानी कि आप +3 माइक्रोकूलम्ब में जोड़ दीजिएगा जब -3 माइक्रोकूलम्ब, तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। वैसे ही अगर आप +5 माइक्रोकूलम्ब में -5 माइक्रोकूलम्ब को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यह बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि किसी संधारित्र पर कुल आवेश का मान सदैव ही शून्य होता है, सदैव शून्य ही होता है। लेकिन एक टर्म है संधारित्र का आवेश। संधारित्र का आवेश एक भौतिक शब्दावली है जिसका विद्यार्थी कंफ्यूजन में मतलब निकाल लेते हैं संधारित्र का कुल आवेश, लेकिन नहीं। संधारित्र के आवेश का मतलब होता है संधारित्र के धनात्मक प्लेट का आवेश। बात समझे? जब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा संधारित्र का आवेश, तो संधारित्र के आवेश का मतलब ही होता है संधारित्र के धनात्मक प्लेट पर का आवेश। जैसे कि ये वाला केस में आपसे मैं पूछ दूं कि संधारित्र का आवेश कितना है, तो जवाब होगा हमारा +3 माइक्रोकूलम्ब या -3 माइक्रोकूलम्ब। ये वाले केस में अगर पूछ दिया जाए कि संधारित्र का आवेश कितना है, तो जवाब होगा +5 माइक्रोकूलम्ब या 5 माइक्रोकूलम्ब। अगर ये वाले केस में पूछ दिया जाए कि संधारित्र का आवेश कितना है, तो जवाब होगा Q या +Q। बात समझे? तो जो मैंने बतलाया, देखिए यहां अगला परिभाषा में लिखा हुआ है, ये देखिए। संधारित्र के धनात्मक प्लेट पर के धनात्मक आवेश को ही संधारित्र का आवेश कहते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट है संधारित्र का विभव। चलिए देखिए इधर, आप ये बात भली भांति जान चुके हैं कि अगर हम आवेश को रखते हैं तो वहां पर विद्युत विभव पैदा होता है। विद्युत विभव के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया है। तो विद्युत विभव एक तरह से वोल्टेज से संबंधित है। विस्तार से हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। विद्युत विभव अपने आप में एक बड़ा ही विस्तृत टॉपिक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जहां आवेश है वहां विद्युत विभव है, जहां विद्युत विभव है वहां आवेश है। तो अगर आप संधारित्र के प्लेटों पर आवेश को संचित कर रहे हैं तो वहां पर विद्युत विभव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब आप विद्युत विभव का कैलकुलेशन वाला पार्ट समझेंगे, यानी सूत्र वगैरह को जब मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको बतलाऊंगा कि अगर किसी जगह धनात्मक आवेश है तो वहां धनात्मक विद्युत विभव पैदा होता है, और अगर कहीं पर ऋणात्मक आवेश है तो वहां पर ऋणात्मक विद्युत विभव पैदा होता है। विद्युत विभव क्या है? अगर इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे दिमाग में रखिए, ये वोल्टेज से मिलता जुलता कोई शब्द है। दिमाग में याद रखने के लिए तत्काल आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि विद्युत विभव वोल्टेज से मिलता जुलता एक शब्द है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि एक संधारित्र है। चलिए ये देखिए, ये मैंने मान लिया कि एक संधारित्र है
यानी दोनों संधारित्र का प्लेट है, और आपने क्या किया कि एक पर रख दिया धनात्मक आवेश और दूसरा पर रख दिया ऋणात्मक आवेश, यानी कि ये धनात्मक प्लेट, ये ऋणात्मक प्लेट। अभी तुरंत हमने बतलाया कि जहां आवेश है वहां विद्युत विभव होगा, साथ ही साथ धनात्मक आवेश धनात्मक विद्युत विभव पैदा करता है और ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक विद्युत विभव पैदा करता है। तो अगर इस पर आप धनात्मक आवेश रखे हैं तो इस पर धनात्मक विद्युत विभव पैदा होगा, मैंने उदाहरण के तौर पे लिख दिया V+। और अगर आप इस पर ऋणात्मक आवेश को रखते हैं तो इस पर ऋणात्मक विद्युत विभव पैदा होगा, सांकेतिक तौर पर मैंने लिख दिया V-। तो देखिए ये जो विद्युत विभव होता है ये अदिश राशि होता है। अब ऐसा है कि धनात्मक विद्युत विभव और ऋणात्मक विद्युत विभव का जो अंतर होता है, अंतर यानी इसमें से इसको घटाने पे जो मान मिलता है उसी को कहते हैं संधारित्र का विभव, पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर। देखो, यानी अगर इस संधारित्र का विभव हमें निकालना है तो हम लोग इस V+ के मान से माइनस कर देंगे इस V- को, और यही कहलाएगा संधारित्र का विभव। संधारित्र के विभव का संकेत भी होता है। अगर हम यहां एक उदाहरण लेना चाहें और मान लेते हैं कि इस धनात्मक प्लेट पर का विद्युत विभव का मान है +5 वोल्ट और ऋणात्मक प्लेट पर के विद्युत विभव का मान है -5 वोल्ट, तो यहां पर इस संधारित्र पर का विद्युत विभव हो गया +5 वोल्ट और इसमें माइनस कर देंगे -5 वोल्ट। अब ये प्लस लिखिए ना लिखिए फर्क पड़ता नहीं है, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस में बदल जाएगा और इस प्रकार से ये हो जाएगा 10 वोल्ट। बात समझे? तो यही 10 वोल्ट हो गया इस संधारित्र का विद्युत विभव। तो देखिए मैंने आपको यहां पे जो समझाया वही परिभाषा में यहां पे लिखा गया है। संधारित्र के दोनों प्लेटों पर के विद्युत विभवों के अंतर को संधारित्र का विभव कहते हैं। अगर इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि संधारित्र के धनात्मक प्लेट पर के विद्युत विभव से जब घटा दिया जाता है ऋणात्मक प्लेट पर के विद्युत विभव को तो उसे ही संधारित्र का विभव कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टर्म है धारिता। तो धारिता क्या है इस चीज को समझिए। देखिए मैंने शुरू में ही इस संधारित्र का तुलना किया था मकान के छत पर बने हुए पानी टंकी से। देखिए अगर आप छत पर वैसा पानी टंकी बनाना चाहते हैं जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी जमा हो सके तो उसके लिए आपको दो बातों पर ध्यान रखना होगा। पहला, जो टंकी आप बनाइएगा उसका पेंदी का क्षेत्रफल जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो सके उतनी अच्छी बात है, उतना ज्यादा पानी संचित होगा। और दूसरा, उस टंकी का ऊंचाई आप कितना रखते हैं, जितना ऊंचा टंकी बनाएंगे उतना ज्यादा पानी जमा होगा। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आप एक टंकी बना रहे हैं इस प्रकार का, ऐसा मैंने मान लिया कि आप एक टंकी बना रहे हैं जिसमें कि जिसका पेंदी का इतना बड़ा क्षेत्रफल है। ऐसा करते हैं, चलिए ये देखिए ये इसका पेंदी का क्षेत्रफल है। दूसरा आपने एक और टंकी बनाया जिसके पेंदी का क्षेत्रफल आप सिर्फ इतना ही रख रहे हैं। क्लियर है? यहां पर पेंदी का बड़ा क्षेत्रफल, यहां पर पेंदी का छोटा क्षेत्रफल। और आप जो टंकी बना रहे हैं मान लेते हैं कि आप उसका ऊंचाई जो है ये कुछ इतना ही ले रहे हैं। ये देखिए आपने उस टंकी का ऊंचाई जो लिया है ये कुछ इतना ही लिया है। चलिए यहां पे भी देख लेते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि जो दूसरा वाला टंकी है ना इसका भी, एक मिनट, ये जो दूसरा वाला टंकी है
मान लेते हैं कि इसका भी ऊंचाई आपने उतना ही रखा है। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे। तो देखो यहां पर ये वाला टंकी और ये वाला टंकी दोनों का ऊंचाई बराबर है, लेकिन इसका पेंदी का क्षेत्रफल बड़ा है, इसका पेंदी का क्षेत्रफल छोटा है। अगर कोई पूछ दे किसमें ज्यादा पानी जमा होगा तो कोई भी बोल देगा कि ये वाला टंकी में ज्यादा पानी जमा होगा, इसमें कम जमा हो पाएगा, है ना। अब एक बात को समझिए, ये जो पेंदी का क्षेत्रफल है इसको आप कल्पना कर सकते हैं कि संधारित्र का धारिता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये धारिता है पेंदी, और ये क्या है, ऊंचाई। टंकी का ऊंचाई को आप संधारित्र का विभव मान के चलिए, जिसके बारे में हमने बतलाया कि ये V प्लस माइनस V माइनस के बराबर होता है। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पानी के टंकी का पेंदी का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसमें उतना ही ज्यादा पानी अटेगा, ऊंचाई बराबर बराबर होते हुए भी। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस संधारित्र की धारिता जितनी ज्यादा होगी उसमें उतना ही ज्यादा आवेश संचित होगा अगर आप एक ही मात्रा में विद्युत विभव पैदा करते हैं तो। अब मैं आपको सीधे समझाता हूं संधारित्र को लेकर के, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखो, ये मैंने मान लिया कि यह संधारित्र का एक प्लेट है, ये मैंने मान लिया संधारित्र का दूसरा प्लेट है। अब मान लेते हैं कि इस पर आपने आवेश रखा है प्लस क्यू के बराबर और इस पर माइनस क्यू के बराबर। इस पर वोल्टेज पैदा हुआ है V प्लस और इस पर V माइनस। तो आप जान चुके हैं कि संधारित्र का आवेश का मतलब होता है प्लस क्यू। आप जान चुके हैं कि संधारित्र के विभव का मतलब होता है V प्लस माइनस V माइनस। संधारित्र का आवेश जानते हैं, संधारित्र का विभव आप जानते हैं, बस इस दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, यानी Q बटा V का मान निकाल लीजिए। तो इसी Q बटा V को कहा जाता है संधारित्र की धारिता। बात समझे? तो संधारित्र की जो धारिता है इसका बिल्कुल सीधा सा परिभाषा है कि संधारित्र के आवेश और संधारित्र का विभव का जो अनुपात होता है उसे ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या मैंने कहा? संधारित्र का आवेश और संधारित्र की धारिता, संधारित्र का आवेश और संधारित्र का विभव का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो ये तो हो गया परिभाषा। और धारिता का वास्तविक मतलब क्या आया? धारिता का वास्तविक मतलब आया कि संधारित्र की धारिता जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही वोल्टेज पर, यानी एक ही वोल्टेज पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेश को संचित कर पाएगा। क्लियर है? देखिए, धारिता का परिभाषा यहां पे दिया गया है जो मैंने अभी तुरंत आपको समझाया। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा होने जा रहा है फैराड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछता ही है। देखिए, अभी जो मैंने आपको परिभाषा समझाया ना धारिता का, ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। एक छोटा सा अंतर कीजिए, एक छोटा सा अंतर कीजिए। मैंने भी क्या समझाया कि C इक्वल टू क्यू बाय V। इस Q के मान को कर दीजिए 1 कूलम और इस V के मान को कर दीजिए 1 वोल्ट। क्या क्या मैंने किया?
मैंने संधारित्र का विभव कर दिया 1 वोल्ट और मैंने संधारित्र का आवेश कर दिया 1 कूलम। यानी कि यह एक ऐसा संधारित्र है जिसका विभव 1 वोल्ट होने पर इस पे पैदा होने वाले आवेश का मान 1 कूलम्ब होता है। तो उस स्थिति में इसकी धारिता को कहा जाएगा 1 फैराड। इसकी धारिता क्या कहलाएगा? 1 फैराड। तो फैराड धारिता का मात्रक है। फैराड वास्तव में क्या है? वास्तव में फैराड जो देख रहे हो वह संधारित्र की धारिता का एसआई पद्धति का मात्रक है और उसी का परिभाषा बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो एकदम सीधा परिभाषा है कि अगर किसी संधारित्र पर 1 वोल्ट का विद्युत विभव पैदा करने पे उस पे 1 कूलम्ब का आवेश संचित होता है तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। बात समझे? देखिए मैंने जो बतलाया वो यहां पे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। ये देखिए, अगर किसी संधारित्र का विभव 1 वोल्ट करने पर उस पर 1 कूलम्ब का आवेश संचित हो जाता है तो उस संधारित्र की धारिता 1 फैराड कहलाता है। बात समझे? आगे बढ़े। वैद्युत सामर्थ्य अगला पॉइंट हमारा है। वैद्युत सामर्थ्य देखिए क्या है। देखो, सामर्थ्य एक तरह से ऐसा वर्ड है जिसको कि हम लोग अपना घरेलू भाषा में भी बहुत बार उपयोग करते हैं। घरेलू भाषा में भी सामर्थ्य वर्ड का उपयोग बहुत बार करते हैं। क्षमता, एकदम इसको सिंपल भाषा में कहें, क्षमता, किसी चीज का क्षमता, दैट इज कॉल्ड सामर्थ्य। विद्युत क्षेत्र क्या है जान चुके हैं आप। परावैद्युत पदार्थ क्या है आप ये भी जान चुके हैं। परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पे क्या घटना होता है आप ये भी जान चुके हैं, है ना। देखिए ध्यान से, पहले मैं फिगर को समझा तो एकदम ध्यान से इत्मीनान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मान लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे यह एक विद्युत क्षेत्र है। मैंने मान लिया यह एक विद्युत क्षेत्र है। चलिए इस तरह से देखते हैं और मान लेते हैं कि ये E0 है और अब इसके अंदर में एक परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं। कोई भी तरह का हो सकता है। तो चलिए मैंने इस आकार का एक परावैद्युत पदार्थ को ले लिया। तो आप जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ को जब किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उसका वह सतह जो विद्युत क्षेत्र के तरफ है उस पर धनात्मक आवेश पैदा हो जाएगा और विपरीत सतह पर उतना ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश पैदा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर अपने तरफ बल लगाता है और ऋणात्मक आवेश पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। पढ़े हो ना। तो जब विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर अपने तरफ बल लगाता है तो जरा सोचिए कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इस धनात्मक आवेश पर क्या इधर बल नहीं लगाएगा? ये धनात्मक आवेश पर इधर, ये धनात्मक आवेश पर इधर बल नहीं लगाएगा? लगाएगा।
और ये सब जो आप ऋणात्मक आवेश देख रहे हो उस पर किधर बल लगाएगा? विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ये तो विद्युत क्षेत्र का गुण ही होता है। तो परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका जो सतह विद्युत क्षेत्र के तरफ जाता है उधर धनात्मक आवेश और विपरीत दिशा में ऋणात्मक आवेश पैदा हो जाता है, और यह विद्युत क्षेत्र इस दोनों तरह के आवेश पर बल लगाएगा, धनात्मक पर भी ऋणात्मक पर भी। जरा ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र के द्वारा धनात्मक आवेश पर लगाया जाने वाला यह बल इसको क्या कर रहा है? इस आवेश को पदार्थ के अंदर ढकेलने का प्रयास कर रहा है कि बाहर खींचने का प्रयास कर रहा है? निश्चित तौर पर बाहर खींचने का प्रयास कर रहा है। और वही विद्युत बल जो इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा ऋणात्मक आवेश पे लगाया गया है, वह इस ऋणात्मक आवेश को क्या कर रहा है? वह भी इसको पदार्थ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा है, ना कि अंदर ढकेलने का प्रयास कर रहा है। अब सोचिए, इस विद्युत क्षेत्र के मान को बड़ा करते जाइए। इस विद्युत क्षेत्र के मान को मैंने मान लिया लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे पहले 5 न्यूटन पर कूलम था, अब ये 10 न्यूटन पर कूलम, ये 15 न्यूटन पर कूलम, ये 20 न्यूटन पर कूलम, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे इस विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा वैसे ही धनात्मक आवेश पर भी और ऋणात्मक आवेश पर भी लगने वाला विद्युत बल का मान बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा समय आ जाएगा जब यह विद्युत बल इतना ताकतवर हो जाएगा कि इस धनात्मक आवेश को इससे बाहर खींच लेगा और अपने तरफ लेके चला जाएगा। इस ऋणात्मक आवेश को भी ये इस पदार्थ से बाहर खींच लेगा और अपने विपरीत दिशा में लेके चला जाएगा। बात समझे? अब मान लेते हैं कि वैसा स्थिति मिला तब जब इस बाहरी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़कर 20 न्यूटन पर कूलम हो गया। उदाहरण ले रहे हैं, जब इस बाहरी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते बढ़ते 20 न्यूटन पर कूलम के पास पहुंचा, तब ऐसा स्थिति पैदा हो गया कि धनात्मक आवेश इस तरफ और ऋणात्मक आवेश इस तरफ जाने लगा। यानी 20 न्यूटन पर कूलम से अगर जरा सा कम मान को रखते हैं, जरा सा कम मान मतलब उदाहरण के तौर पर 19.99 न्यूटन पर कूलम, 20 पर यह इधर जाना प्रारंभ किया, 20 पर यह इधर जाना प्रारंभ किया, मैं उससे थोड़ा सा नीचे का मान ले रहा हूं 19.9999 न्यूटन पर कूलम। तो वो कैसा स्थिति होगा? वह ऐसा स्थिति है कि वह एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है कि उस विद्युत क्षेत्र के मान को जरा सा बढ़ा दें तो इस परावैद्युत पदार्थ का परमाणु या अणु आयन में टूट करके बाहर के तरफ निकलना प्रारंभ कर देता है। बात समझे? तो किसी, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा एकदम ध्यान से, किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य उस विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है या उस महत्तम विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है जो उसके अंदर से जब गुजरता है तब भी उसके अंदर का अणु या परमाणु आयन में नहीं टूट पाता है। अगर दूसरा लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हो कि किसी परावैद्युत पदार्थ से होकर गुजर सकने वाला वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो उस परावैद्युत पदार्थ के अणु या परमाणु को अणुओं को आयनों में नहीं तोड़ सकता है, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो आयनों में नहीं तोड़ सकता है, उसी अधिकतम विद्युत क्षेत्र को इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे। ये देखिए परिभाषा, बड़ा टेढ़ा परिभाषा है, ध्यान से 2-4 बार आपको देखना पड़ेगा, रटना नहीं है।
ये एक ही बार पढ़िए, 2 बार ही पढ़िए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, वो इसके अंदर स्टोर होगा, वो अपने आप स्टोर होगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए ना, किसी परावैद्युत पदार्थ से गुजरने वाला वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिस विद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत पदार्थ का अणु आयनों में टूटना प्रारंभ नहीं करता हो। देख रहे हो ना, अधिकतम विद्युत क्षेत्र और पदार्थ का अणु आयनों में टूटना प्रारंभ नहीं करता है, उसी अधिकतम विद्युत क्षेत्र को उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। आज का लास्ट हमारा परिभाषा, समानांतर पट्टिका संधारित्र, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसको अगर सामान्य लैंग्वेज में कहें तो समानांतर प्लेट संधारित्र। देखिए क्या संधारित्र क्या है, आप जान चुके हैं। संधारित्र का परिभाषा मैंने बिल्कुल आसान शब्द में आपको समझाया कि धातु का कोई भी दो वस्तु को एक दूसरा के बहुत कम दूरी पे लाके रख दीजिएगा तो इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं संधारित्र। लेकिन क्या है कि व्यावसायिक स्तर पर जो ज्यादातर संधारित्र बनाया जाता है वो एक खास तरह का बनाया जाता है जिसमें कि दोनों प्लेट एक ही पदार्थ का होता है और दोनों प्लेट का आकार प्रकार भी एक समान होता है। मालूम है ये संधारित्र कहां नजर आता है? पंखा में फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, जो भी पंखा होता है आप उसमें देखिएगा एक सिलेंडर के आकार का, एक बेलन के आकार का छोटा सा डिवाइस होता है जिसको कि जनरली हम लोग कंडेंसर कहते हैं। तो कैपेसिटर हो गया साइंटिफिक नेम, फिजिक्स वाला नेम, भौतिकी में पढ़ने वाला नाम, और कंडेंसर हो गया उसका कॉमर्शियल नेम यानी व्यवसायिक स्तर पर जिसका उपयोग करते हैं, और उसी को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है संधारित्र। क्लियर है? तो पंखा में संधारित्र आपको नजर आ जाएगा। उसी तरह से जो स्टार्टर होता है, मोटर का स्टार्टर, उसमें भी संधारित्र होता है। मच्छर मारने वाला जो बैडमिंटन होता है ना, उसका मेन पार्ट में दो ही चीज होता है, एक बैटरी और दूसरा संधारित्र, उसके अंदर भी संधारित्र होता है। या आप सीधे सीधे मान के चलिए कि वर्तमान समय में जितना भी विद्युतीय उपकरण है लगभग सब में, विद्युतीय नहीं आप कह सकते हैं, जैसे ये टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इस तरह का उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला उपकरण, इन सब के अंदर संधारित्र का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो देखो, एक खास तरह का संधारित्र जिसका दोनों ही प्लेट एक ही धातु का बना हो और दोनों प्लेट एक ही आकार प्रकार का हो, दोनों प्लेट बिल्कुल एक समतल हो और आपस में समानांतर हो, उसे ही कहा जाता है समानांतर प्लेट संधारित्र। देखिए मैं इसको फिगर में आपको समझाता हूं। चलिए मैं थोड़ा सा पहले 3D फिगर को समझाता हूं, मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं। देखिए मान लेते हैं कि इस प्रकार का वृत्ताकार एक प्लेट है। कैसा प्लेट है? वृत्ताकार एक प्लेट है और बिल्कुल इसी के बराबर और समानांतर, ये देखिए इसी के बराबर और समानांतर एक और प्लेट हमने यहां पे ले लिया। देखिए ध्यान से, ये देखिए ये वाला भी प्लेट धातु का बना है, ये वाला प्लेट भी धातु का बना है, दोनों का आकार एक है, दोनों का प्रकार एक है, दोनों का साइज एक है, दोनों एक दूसरा के समानांतर रखा गया है, कम दूरी पर रखा गया है, यानी बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे है, दोनों एकदम पैरेलल। तो यही कहलाएगा समानांतर पट्टिका संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप एक ऐसे चाहे, जैसे कि यहां पर मैंने ये जो दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट ले लिया वृत्ताकार। अगर आपकी इच्छा हो तो दोनों प्लेट आप ले सकते हैं इस तरह से, ऐसे आयताकार। ये देखिए दोनों प्लेट मैंने आयताकार लिया, कम दूरी पे भी मैंने कर दिया।
तो सीधे सीधे मान के चलिए एक प्लेट यह और एक प्लेट ये है ना, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये इस प्रकार से ऐसे, ये भी आयताकार, ये भी आयताकार, दोनों एक पदार्थ का बना है, दोनों बिल्कुल समतल है, समानांतर है, ये बन गया समानांतर प्लेट संधारित्र। बात समझे? तो देखिए मैंने आपको जो भी परिभाषा यहां पे समझाया है वो यहां पे दिया गया है। ये देखिए सबसे नीचे में, जब एक ही आकार प्रकार तथा समतल धातु की दो प्लेटों या पट्टिकाओं को एक दूसरे के समांतर काफी कम दूरी पे रख दिया जाता है तब इसी व्यवस्था को समानांतर पट्टिका संधारित्र कहते हैं। तो क्या समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आज जो भी पढ़ाया आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मैं एक बात आपको फिर कहना चाहता हूं कि मैं जो पीडीएफ फाइल आपको यहां दिखलाता हूं या आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू जो पीडीएफ फाइल पहुंचता है, आप सीधे उस पीडीएफ फाइल को खोलकर रटना शुरू मत कर दीजिए, आपको रटना पड़ जाएगा। अगर आप रटने से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है जो मैं आपको बतलाता हूं, उसको सुनिए। सबसे पहले आप वीडियो को कम से कम 2 बार एकदम ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में मैंने समझाने का काम किया है। समझाते समय मेरा उद्देश्य सबसे पहले यह होता है कि आपको कैसे रटना न पड़े, मैं बात को कैसे व्याख्या करूं कि वो पूरी तरह से आपके दिमाग के अंदर घुस जाए। तो आप सबसे पहले वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए, एकदम शुरू से लेके अंत तक। उसके बाद तब जाकर के पीडीएफ फाइल को पढ़िए और कभी रटिएगा मत। पीडीएफ फाइल को रीडिंग देना है, हाँ ध्यान से देना है। जैसे आज एक बार सुबह में रीडिंग दे दिए, एक बार शाम में रीडिंग दे दिए। मुझे तो नहीं लगता है कि 2 बार से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ जाएगी तो फिर 1-2 दिन बाद एक आध बार रीडिंग दे दीजिएगा, काफी हो जाएगा इतना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, फिर कोई नए थ्योरी के साथ, फिर भौतिकी में कुछ नई बातों को सीखने के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.